हेलो दोस्तों, मैं इमरता रामलोमरोड री सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने पिछली संपूर्ण शिक्षण विधियों की क्लास के अंदर बात की थी पाठशाला विधि से संबंधित, जिसमें हमने पाठशाला विधि को कंप्लीट किया। आज हम आगे की बात करते हैं। दोस्तों, हमारी विधि है प्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो दोस्तों, इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है। किसी विषय वस्तु को मूर्त रूप में दिखाना, यानी मूर्त रूप की हम बात करें, जिस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों, आपका क्या है, ये क है, ये क्या है, क है। अगर इनको आप सिखा रहे हैं बालकों को, तो इस प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से किस प्रकार सिखाएंगे। तो हम बात करते हैं इस क की। तो क को आप क्या करेंगे, या तो आप कबूतर का जो कबूतर है उसका चित्र दिखाएंगे, या फिर कबूतर को दिखाएंगे, यानी कबूतर को दिखाए सजीव रूप में कबूतर को आप सामने दिखाएंगे। दिखा करके क्या करेंगे, इस क को सिखाएंगे, यानी आप बच्चों को बताएंगे कि यह कबूतर है। और कबूतर यानी क का अर्थ क्या होता है, क में क्या होता है, कबूतर होता है। इस प्रकार आप इस जिस विधि में सिखाएंगे वो विधि आपकी क्या होगी, प्रत्यक्ष विधि। यानी किसी विषय वस्तु को आंखों के सामने दिखा करके बालक को सिखाना ही क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष विधि कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके तथ्यों की। तो ये विधि वाल्टर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित है। दोस्तों, कई बार तथ्यों के आधार पर शिक्षण विधियों के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको हर एक विधि का तथ्य है, यानी कौन उनके जनक हैं और कहाँ उसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, किस सिद्धांत पर आधारित है, इन चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए। तो वाल्टर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि है। आगे बात करें तो डॉक्टर राउर ने पर्सा स्कूल, कौन से स्कूल, पर्सा स्कूल में इस विधि को लैटिन और ग्रीक सिखाने में प्रयुक्त किया। यानी इस विधि को लैटिन और ग्रीक सिखाने में किसने प्रयुक्त किया, डॉक्टर राउज ने किया। किसने किया, डॉक्टर राउज ने किया। और किस स्कूल में, पर्सा स्कूल में किया। आगे हम बात करें तो प्रत्यक्ष विधि सर्वप्रथम 1901 में फ्रांस में प्रयोग की गई थी। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है कि प्रत्यक्ष विधि को सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग किया गया प्रत्यक्ष विधि का, और कब किया गया। तो आपका 1901 के अंदर इस प्रत्यक्ष विधि का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। और कहाँ किया गया, फ्रांस के अंदर इसका प्रयोग किया गया। अब अगर हमने विश्व की बात की, विश्व में तो फ्रांस में सर्वप्रथम इसका प्रयोग हुआ 1901 के अंदर हुआ। अगर भारत की बात करें तो भारत में निर्बोध विधि, एक बात हमने दोस्तों नहीं देखी, इस विधि को क्या कहा जाता है, निर्बोध विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विधि को निर्बोध विधि ही कहा जाता है। तो आप निर्बोध विधि कह दीजिए, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि कह दीजिए, बात एक है। तो भारत में निर्बोध विधि को यानी प्रत्यक्ष विधि को सर्वप्रथम ऑल्पिन स्टोन हाई स्कूल, कौन सी स्कूल, ऑल्पिन स्टोन हाई स्कूल में, बम्बई में, कहाँ पर, बम्बई में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, वीपी बोकिल ने। वीपी बोकिल या फिर फ्रेजर ने किसके शिक्षण में, संस्कृत शिक्षण में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया। तो दोस्तों, आप एक बार से समझ गए होंगे कि इस विधि का प्रयोग किस में होता है, संस्कृत शिक्षण में होता है। यानी भारत में इस विधि का प्रयोग किस में होता है, संस्कृत शिक्षण के अंदर होता है। और भारत में इस निर्बोध विधि को सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, ऑल्पिन स्टोन हाई स्कूल के अंदर हुआ किस सब्जेक्ट से संबंधित, तो आपका संस्कृत सब्जेक्ट से संबंधित हुआ। यह संस्कृत शिक्षण में किया किसने, तो वीपी बोकिल ने किया। किसने किया, वीपी बोकिल ने किया। कहाँ किया, बम्बई में किया। यानी ऑल्पिन स्टोन हाई स्कूल का है, बम्बई में, तो इसका प्रयोग भी कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ। आगे दोस्तों और तथ्यों की बात करें इस विधि के दोस्तों, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिक्षण विधियों को आपको कहीं भी जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी किताब के अंदर जाकर के देख लीजिए, इस प्रकार की शिक्षण विधियाँ, इस प्रकार के शिक्षण विधियों के तथ्य आपको नहीं मिलेंगे। आप शाखा नोट्स बनाते चले जाइए और रीड के समय आप लगभग 2 या 3 घंटों के अंदर 40 से 45 शिक्षण विधियाँ पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करें तो बोकिल ने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी, बोकिल ने एक पुस्तक लिखी थी। बोकिल ने अपनी पुस्तक यानी सर्वप्रथम भारत में प्रयोग किसने किया प्रत्यक्ष विधि का, तो वीपी बोकिल ने किया। संस्कृत शिक्षण में किया और ऑल्पिन हाई स्टोन विद्यालय में बम्बई में किया। और इस बोकिल ने क्या किया, एक अपनी पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में क्या कहा,
उस पुस्तक का पहले हम नाम पता करते हैं। तो नाम है ए न्यू ए न्यू अप्रोच। क्या है? ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत। क्या है पुस्तक का नाम? ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत पुस्तक का नाम है। इसमें क्या क्या, इस पुस्तक में यानी ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत में प्रारंभिक अवस्था में निर्बोध, यानी निर्बोध कह दीजिए आप, चाहे प्रत्यक्ष कह दीजिए, निर्बोध विधि के परिष्कृत रूप, निर्बोध विधि के परिष्कृत रूप मौखिक विधि या फिर मौखिक वार्तालाप माना है। तो दोस्तों बात करते हैं किसकी? बोकिल की पुस्तक की। तो बोकिल की पुस्तक है ए न्यू अप्रोच टू संस्कृत, और इस पुस्तक में इन्होंने क्या क्या, प्रारंभिक अवस्था में निर्बोध विधि के परिष्कृत रूप, यानी प्रत्यक्ष विधि का क्या क्या परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया। तो उसमें उन्होंने परिष्कृत रूप को क्या कहा? मौखिक विधि या मौखिक वार्तालाप माना। यानी इन्होंने क्या कहा कि इस प्रत्यक्ष विधि के परिष्कृत रूप में क्या होता है? मौखिक कार्य अधिक होता है, और इस मौखिक कार्य अधिक होने के आधार पर ही इसे मौखिक वार्तालाप माना। आगे बात करते हैं, इस विधि को बंगाल में कौन लेकर के आया? यानी बंगाल में टिपिंग तथा मद्रास में यश ने दी। यानी दोस्तों भारत में तो हमने बात की वीपी बोकिल ने दी, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल के अंदर इस प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किसने किया? तो टिपिंग ने किया। मद्रास में किसने किया प्रयोग? यश ने किया। तो दोस्तों ये बात किसकी की? हमने इस विधि से संबंधित बात की। जो मुख्य मुख्य तथ्य थे, इन तथ्यों के बारे में बात की कि किन्होंने इस विधि को दिया, किन्होंने इसके बारे में क्या कहा, इन चीज़ों के बारे में हमने बात की। एक दोस्तों बात लिख लीजिए, इस विधि में विद्यार्थी की मातृभाषा, इस विधि में विद्यार्थी की मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है। यानी दोस्तों बात करें इस प्रत्यक्ष विधि की, तो इस विधि में विद्यार्थी को मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रीट, सीटेट और यूपीटेट ऐसे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि किस विधि के अंदर मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि के अंदर नहीं बनाया जाता। अगर प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से अगर विद्यार्थियों को संस्कृत सिखाई जाती है, तो विद्यार्थियों को भी संस्कृत बोलनी होती, न कि वो अपनी मातृभाषा के अंदर उत्तर देंगे, न कि हिंदी के अंदर उत्तर देंगे। शिक्षक भी मातृभाषा बोलेंगे और शिक्षक भी संस्कृत भाषा बोलेंगे, और विद्यार्थी भी क्या करेंगे? संस्कृत भाषा बोलेंगे। यह मातृभाषा का प्रयोग क्या है? वर्जन है, यानी मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। आगे बात करें
आगे बात करें इसके बारे में तो ये क्या कह रहा है, सीखी जाने वाली भाषा के सीधे सीखी जाने वाली भाषा के सीधे संपर्क में लाकर विद्यार्थियों मौखिक अभ्यास के सहारे भाषा सिखाई जाती है। भाषा सिखाई जाती है। तो दोस्तों हमने बात क्या की कि सीखे जाने वाली भाषा के सीधे संपर्क में लाकर के विद्यार्थियों को मौखिक अभ्यास के सहारे भाषा सिखाई जाती। यानी हमने बात की किसकी, संस्कृत की। किसकी बात की, संस्कृत। अगर हम क्लास के अंदर संस्कृत प्रत्यक्ष विधि से पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक क्या करेगा, संस्कृत में बोलेगा। यानी सीखी जाने वाली भाषा के सीधे संपर्क में लाकर विद्यार्थियों को, यानी हम संस्कृत सीख रहे हैं तो अध्यापक संस्कृत बोलेगा, विद्यार्थी संस्कृत बोलेंगे और करेंगे क्या, मौखिक अभ्यास करेंगे। यानी बोलेंगे यानी मौखिक अभ्यास करेंगे। मौखिक अभ्यास के सहारे क्या करेंगे, भाषा को सीखेंगे। न कि यहाँ पर जिस प्रकार हम शब्द की बात करें, अश्व शब्द है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अश्व शब्द को शिक्षक भी क्या करेगा, अश्व ही बोलेंगे और विद्यार्थी ही क्या करेंगे, इनका उच्चारण यानी मौखिक अभ्यास में क्या करेंगे, अश्व ही बोलेंगे। न कि वहां पर विद्यार्थी घोड़ा बोल दे। क्या बोल दे, घोड़ा बोल करके इसको समझ ले। बिल्कुल इसको समझाया नहीं जाता है मातृभाषा के मध्यस्थ रख करके। तो दोस्तों ये बात किसकी की, मातृभाषा का इसके अंदर प्रयोग क्या होता है, वर्जन होता है, यानी प्रयोग नहीं होता है। आगे हम बात करें इस विधि के बारे में, इस विधि के मुख्य मुख्य तथ्यों के बारे में। तो इसमें अब इस विधि की कार्य प्रणाली क्या है, किस प्रकार विद्यार्थी को सिखाया जाता है। तो इसमें देर तक वाक्य को सुनना व फिर उनका इस तरह अभ्यास करना कि वे वाक्य आदत के रूप में ढल जाए। इस विधि का दोस्तों साथ नोट्स बनाते जाइए आप, क्योंकि हम हर एक चीज आपको क्या करेंगे, बोर्ड पर लिखाएंगे। बोर्ड पर हर एक चीज लिखाएंगे तो आप साथ नोट्स अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया है, यानी यह बात किसकी करें, इस विधि से किस प्रकार सिखाया जाता है इसकी बात करें। तो इस शिक्षण प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें देर तक वाक्य को सुनना व फिर उसका इस तरह अभ्यास कराना, विद्यार्थियों को इस तरह अभ्यास कराया जाता है कि वाक्य क्या हो जाता है, आदत के रूप में ढल जाए। और इस विधि की मुख्य शिक्षण प्रक्रिया, यानी हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं अंग्रेजी का। किसका, अंग्रेजी का उदाहरण लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो आपको क्या करवाया जाता है, छोटी कक्षाओं के अंदर बार बार आई एम गोइंग टू स्कूल विद्यार्थियों को अध्यापक क्या करता है, रटवाता है, यानी कंठस्थीकरण करवाता है। बार बार अध्यापक बोलते हैं
और विद्यार्थी क्या करते हैं, सुनते हैं। अध्यापक बोलता है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो विद्यार्थी भी उनको सुनते हैं और फिर वे क्या करते हैं, उनका इस तरह अभ्यास कराना, यानी इस प्रकार अभ्यास लगातार कराते रहता है। कौन, शिक्षक कराता है। तो वे वाक्य क्या होता है, विद्यार्थी के क्या होता है आदत के रूप में प्रयोग हो जाता है। अब विद्यार्थी को पता नहीं है आई कहाँ से आया, एम कहाँ से आया, गोइंग के साथ आईएनजी कहाँ से आया, ये चीजें विद्यार्थी को पता नहीं है। लेकिन विद्यार्थी की क्या हुआ, वे वाक्य आदत पड़ गया। जहां पर भी उन विद्यार्थी को कोई पूछ लेता, अरे बच्चा तू किधर जा रहा है, तो वो अगर विद्यालय जाता होगा तो सीधा कहेगा आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार की बातें जहाँ होती हैं, यानी इस प्रकार। अब हम बात की थी कि मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है, तो अब क्या हो रहा है, आप भी सोचिए कि अध्यापक ने क्या बोला, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो विद्यार्थी भी क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, न कि ऐसा कह रहे हैं कि हम विद्यालय जा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात किसकी हुई, आदत की हुई। यानी इसको बार बार याद करवा करके, कंठस्थीकरण करवा करके क्या किया जाता है, बालक की एक आदत के रूप में बना दिया जाता है हर एक चीज को। अब बात करते हैं हम आगे की, इस विधि के आगे की विशेषताओं की हम बातें करते हैं। तो ये विधि भाषा अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया पर आधारित है। यानी यह विधि क्या है, भाषा की स्वभाव की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसकी मान्यता है कि, यानी इसकी मान्यता क्या है कि भाषा का तात्पर्य